हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपका यूनिट 5 में जो ग्लोबल एनवायरनमेंट और ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके अंदर आता है ये वाला। और इसकी बाकी की यूनिट्स की वीडियोस जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरमेंटल साइंस करके, उसमें आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो। और वीडियो जो है दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये अभी इस वाली यूनिट में हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और इसके बाद जो है हिंदी में भी मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी टेक्स्ट वाली वीडियो भी बनाऊं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये क्या होता है, कितने टाइप का होता है और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। एनवायरमेंट और डेवलपमेंट और ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन सोसाइटी, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों जरूरी है लोगों को अवेयर करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और कितना ज्यादा जरूरी है लोगों का अवेयर होना। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट as defined sustainable development is defined as development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, एक मिनट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जहां पर हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन हमें आज के टाइम में विकास तो करना है, लेकिन आने वाले जनरेशन्स के लिए भी उतने पर्याप्त रिसोर्सेज छोड़ देने हैं ताकि उनको भी आगे अच्छा बेहतर जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। अगर सीधे सीधे सब शब्दों में हम अगर इसको समझे तो ठीक है। तो सस्टेनेबल, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? It is a development that meets the needs of the present day without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It also looks at the equity between countries and continents, races and classes, gender and ages. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सबके बीच में समानता स्थापित करने का एक कंसेप्ट है। सबको समान देखता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कंटिनेंट हो, रेसिस हो, क्लासेस हो, जेंडर हो, एज हो, कोई भी किसी भी तरीके का। ठीक है ना। इट इंक्लूड सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑन वन हैंड एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन द अदर हैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमें जो है सोसाइटी की या समाज की, जो भी मनुष्य की जो भी सोशल डेवलपमेंट के लिए और उसके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो जरूरतें होती हैं उसको पूरा तो करना ही करना है। साथ ही साथ हमें हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। It is based on improving the quality of life for all, especially for the poor and deprived within the carrying capacity of supporting ecosystems। इसमें क्या करना होता है कि हमें जो गरीब लोग हैं उनकी जीवन को, और जो डिप्राइव्ड हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी लाइफ को तो इम्प्रूव करना ही करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जीवन को बेहतर बनाना ही है। साथ ही साथ हमें इस प्रकार से विकास करना है, इस प्रकार से उनकी लाइफ को बेहतर बनाना है ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस विच it is a process which leads to a better quality of life while reducing the impact on the environment। इसका मतलब ये है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ ऐसे वो जो कोशिश है वो इस प्रकार से की जाती है कि उसका कम से कम इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे पड़े। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का को हम किन शब्दों में या किन अर्थों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास करना। ठीक है, विकास। और विकास का मतलब
बेहतर लोगों के पास जीवन जीने के बेहतर साधन हो, बेहतर रिसोर्सेज हो, उसमें क्या शामिल है? जीवन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। ठीक है, सुविधाओं में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। आज के टाइम में आप सब देखते हो कि बहुत सारी चीजें जो हैं नेसेसरी में इंक्लूड हो गई हैं। ठीक है, आज के टाइम में आप देखोगे कि पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी लोगों के पास घर में जो है छोटी छोटी जरूरत की चीजें भी नहीं होती थी, जैसे फ्रिज नहीं होता था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के घर में तो लाइट भी नहीं होती थी। और ये सारी चीजें आज के टाइम में ये सारी चीजें मैंडेटरी हो गई हैं। मैंडेटरी तो नहीं बोलेंगे हम, नेसेसरी हो गई हैं, जरूरत की हो गई हैं। ठीक है ना। और आजकल के टाइम में तो क्या हो गया, पहले तो कूलर भी नहीं हुआ करते थे लोगों के घर में, लेकिन आज के घर में लोगों के आप देखते हो कि एसी भी है। शहरों के में ही नहीं, गांव में भी एसी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि समय के साथ साथ लोगों की जो है आर्थिक स्थिति भी बदली है, और लोगों के जीवन जीने का तरीका भी बदला है, वे ऑफ लाइफ भी बदली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चेंज हुई है। ठीक है, पहले से लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो चेंज हुई है। लेकिन जितना जितना हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ और एक एग्जांपल, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पहले तो जो है गाड़ियों से कम जो है ट्रेवल किया जाता था। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो टांगों में लोग जो है ट्रेवल करते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में आप क्या देखते हो, हर किसी के पास बाइक है। एटलीस्ट बाइक तो आज के टाइम में हर घर में होती है। स्पेशली चाहे हम गाँव की बात करें या शहरों की बात करें, बाइक तो हर किसी के पास है। अब जो चीजों का मैंने जिन जिन चीजों को मैंने मेंशन किया, बाइक हो गई, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाली गैस जो होती है वो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं। ठीक है, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है आविष्कार करना है जिससे कि हम कुछ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि इनसे कम से कम धुआं निकले, कम से कम इन्वायरमेंट पे इफेक्ट इम्पैक्ट पड़े। ठीक है ना। तो जैसे कि गाड़ियां हो गई, गाड़ियों के लिए हमने सीएनजी का वो किया, सीएनजी की टेक्नोलॉजी लेकर के आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स। ठीक है, इनसे क्या होता है, इनसे एनवायरनमेंट पे कम से कम इफेक्ट पड़ता है, कम से कम इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो धुआं कम छोड़ते हैं। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे कि हमें ऐसा करना है जिससे कि हमें लाइफ तो इम्प्रूव हो, लोगों को एक बेहतर ट्रेवलिंग के लिए जो है एक अच्छा साधन तो मिले, लेकिन उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो कम से कम पड़े। ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ऑब्वियसली चेंज होगा कि जब सबके पास अगर ट्रेवल करने के लिए साधन उपलब्ध होगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करते हैं तो इन्वायरमेंट पे भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आज के टाइम में हमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव तो करना है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो फ्यूचर की आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें बचा करके रखने हैं। ठीक है। its its strength is that it acknowledges the interdependence of human needs and environment requirements। ये किसके बारे में बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स की जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं और जो एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की सारी नीड्स हमें नेचर से ही जो है पूरी होती हैं। चाहे हम बाइक बनाएं या बाइक को चलाएं तो उसमें डलने वाला फ्यूल, वो सब चीजें भी हमें नेचर से ही मिलती हैं। जो ये हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वहीं पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनी एक्टिविटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट ऑल्सो कंसिडर its environmental impact so that it is more consistent with long term growth and development। तो इसमें क्या है कि इसमें ये इंश्योर किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि कोई भी एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आएगी, जिससे आर्थिक जो है समृद्धि बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं पे इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट जरूर डालती है। ठीक है, और ये जो
सो दैट इट इज मोर कंसिस्टेंट विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये जो है जुड़ी हुई होती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है। Many development projects such as dams, mines, roads, industries and tourism development have several environmental consequences that must be studied before they are even begin। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप देखिए, आप कोई भी डैम्स बनाओगे आप, तो उस डैम को बनाने के लिए क्या है, आप किसी रिवर के ऊपर वो डैम बनाओगे, ठीक है ना। तो जब वो डैम बना रहे हो तो उसके बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होते हैं। कैसे? एक तो आप पानी के फ्लो को रोक रहे हो, ठीक है, जिस फ्लो से वो जाना चाहिए उस फ्लो को रोक रहे हो। तो फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बहुत सारे जीव जंतु जो उस पानी से बह करके, क्योंकि सारी की सारी नदियां कहाँ पे मिलती हैं, जाकर के समुन्द्र में जाकर के मिलती हैं, ठीक है। अगर डैम बना दोगे तो इसका मतलब ये है आपने उसका जो है फ्लो जो है रोक दिया है, पानी को रोक दिया, या उसको किसी और चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप बायोडाइवर्सिटी को सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहे हो डैम बना करके। अगर आपको सीधे सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो बायोडाइवर्सिटी जो हमने पीछे वाली यूनिट्स में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मछलियां ऐसी होती हैं जो नदियों से बहते हुए समुन्द्र में जाकर के प्रजनन करती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, ठीक है। अब आप डैम बना दोगे तो वो मछलियां समुन्द्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी प्रजाति जो है नष्ट हो जाएगी, ठीक है। एक इम्पैक्ट तो ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये हो गया कि आपने वहां पर अगर डैम बना दिया तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहां का आप या तो जंगल काटोगे वहां से, या फिर आप वहां का अगर खेती की जमीन है तो आप वो वाली जमीन लेकर के कब बनाओगे डैम, ठीक है। तो अब आप एग्रीकल्चर जमीन को भी अगर आप उस वहां पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो खाने पीने की कमी हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसा ही एग्जांपल माइंस का है। माइंस का भी इम्पैक्ट सीधा सीधा एनवायरनमेंट पे पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये, आप माइंस जब खोदोगे तो वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। और जो ज्योग्राफिकली जो भी ये जो माइंस होती हैं, यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं, माइंस कहाँ पे खुदाई होती है, पहाड़ों में होती है, ठीक है। तो कोई भी रॉ मटेरियल निकालने के लिए जब आप वहां पे खुदाई करते हो तो आप पहाड़ों को काटोगे, तो उससे क्या है, भूकंप आने के बहुत खतरा होता है। दूसरा क्या है, उससे उड़ने वाली जो धूल है वो भी एनवायरनमेंट में मिलती है, उसको वो भी जो हवा है उसको पोल्यूट करती है, ठीक है। दूसरा फिर उसमें से जो निकलने बहुत सारे ऐसी गैसें होती हैं जो पहाड़ों के नीचे जहरीली दबी रहती हैं। अगर वो आप माइंस खोदोगे तो वो सारी जहरें जो है एनवायरनमेंट में हवा में रिलीज हो जाएंगी, ठीक है ना। ये भी एनवायरनमेंट को ऐसे भी इम्पैक्ट होगा। फिर है रोड्स। रोड्स आप बनाओगे तो फिर से वही वाली बात होगी, आप पेड़ काटोगे, आप जंगल काटोगे, तो फिर से वो डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को खराब करेगा, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज, आप नई नए उद्योग लगाओगे तो वही फिर से वही आप पेड़ काट करके, जंगल काट के जगह बनाओगे, फिर उन इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला जो वेस्टेज है वो आप नदियों में बहा देते हो, ठीक है। नदियों में बहा दिया तो उससे पानी भी पोल्यूट हो गया, हवा भी उससे, इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से हवा भी पोल्यूट हो गई। तो सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा, एनवायरनमेंट पे पड़ा, ठीक है। और ऐसे ही टूरिज्म डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं उतना ज्यादा गंदगी फैलाते हैं, और गंदगी फैलाने से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, हमें जो है पोल्यूशन का जो है सामना करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किसके साथ, डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है। आप डेवलपमेंट से ये सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल माइंस कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर रहे हो, ठीक है। डैम्स बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बना रहे हो, ताकि वहां से आप बिजली बना सको या पानी को जो है खेती के लिए इस्तेमाल कर सको। लेकिन इन सारी चीजों का एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। Thus, for every project in a strategy that looks at sustainable development, there must be a scientifically and honestly done EA, EIA, without which the project must not be cleared। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये है कि पहले कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले हमें उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको देख लेना चाहिए, और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहिए। साथ ही साथ उसमें, और वो कैसे बनेंगे, साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब कि भाई इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
हम ये डैम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं तो इसके फ्यूचर में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, हम यहाँ पे माइनिंग करने वाले हैं तो इसके कौन कौन से फ्यूचर में कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सारी चीजें जो है पहले से जान लेना, तभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना किसका पार्ट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। Large dams, major highways, mining, industry, etc. can seriously damage ecosystem that support the ecological health of a region. जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी रीजन में अगर आप किसी भी एरिया में अगर आप डैम बना रहे हो तो वहाँ वो सीधा सीधा वहाँ का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जिसके बारे में हमने पीछे वाली यूनिट्स में हमने डिस्कस किया था कि भाई उस एरिया में रहने वाले जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो हैबिटेट है, उनका जो आवास स्थल है वो नष्ट हो जाता है, उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब डैम्स बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को भी विस्थापित करना पड़ता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो काफी लंबे समय से वो लोग वहां रह रहे होते हैं और बहुत बार जो है जंगल काटने पड़ते हैं, तो उस जंगल पे बहुत सारे लोगों की जो है बहुत सारे जीव जंतुओं की प्राणियों की जो लाइफ जो है वो टिकी हुई होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती हैं। फॉरेस्ट आर इसेंशियल फॉर maintaining renewable resources, reducing carbon dioxide levels and maintaining oxygen levels in the earth's atmosphere. जंगल जो है वो बहुत जरूरी है किसके लिए, ताकि रीन्यूएबल रिसोर्सेज को जनरेट किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाया जा सके, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, पौधों से मिलती है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर, जिससे कि जो पृथ्वी का जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा को पेड़ जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। देयर लूज impairs future human development. Loss of forest depletes biodiversity, which has to be preserved to maintain life on earth. तो फॉरेस्ट को जो है वो बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट ही सबसे ज्यादा ऐसे होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, और फॉरेस्ट को अगर हम काट देंगे तो इससे क्या है, बाकी की जो इस अर्थ पर जो लाइफ है उसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मेजर हैवी इंडस्ट्रीज इफ नॉट प्लान्ड केयरफुली लीड टू एनवायरमेंटल degradation due to air and water pollution and generate enormous quantities of waste that lead to long term environmental hazards. तो अगर हम बहुत लंबी लंबी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे बिना किसी प्लानिंग के, और उसमें से वो किसको, जो हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करते हैं, उससे एक तो क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन होगा, उस उन इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। साथ ही साथ उन इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्टेज है उसको नदियों में या नालों में बहा दिया जाता है। ठीक है, वो किसको, वाटर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, और इससे बहुत सारी जो है एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टॉक्सिक एंड न्यूक्लियर वेस्ट कैन बिकम सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज गेटिंग रिड ऑफ देम इज एक्सट्रीमली कॉस्टली। अगर इसके साथ साथ अगर हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगाते हैं, आज के टाइम में क्या है, न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में से जो वेस्टेज निकलता है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, और उसको जो है डिग्रेड करना, उसको जो है खत्म करना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। Thus, the economic benefits of a project must be weighted against the possible environmental cost before a project is permitted. इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने से पहले उसके एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। We as citizens of our nation and increasingly as citizens of one common future at the global level must consistently monitor the pattern of development. हम जो हैं इस देश के नागरिक होने की वजह से और पूरे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम जो है हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें हमारा भी ये जो है फर्ज बनता है कि हम जो जो डेवलपमेंट के जो पैटर्न है उनके साथ में ऐसे डेवलपमेंट के साथ में ऐसे जुड़े जिससे कि फ्यूचर में कोई भी हानि ना हो। If we see that development project or an industry is leading to serious environmental problems, it is our duty to bring this to attention of the authorities such as the local administration.
द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू लुक इनटू द इशू। अगर हमें कोई ऐसा दिखता है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट पे उस प्रोजेक्ट का जो है इम्पैक्ट होने वाला है, तो हमें तुरंत की तुरंत जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको हमें उसको इन डिपार्टमेंट्स की अटेंशन को उस इशू की तरफ हमें जरूर लेके जाना चाहिए एज ए सिटीजन। Further, if new development projects are being planned in around the place where we live, it is our duty to see that this is brought about in accordance with environmental safeguards. क्योंकि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, अगर स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में क्या है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट में तो फिर भी फॉलो कर लिया, लेकिन प्राइवेट वाले जो है, और जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है करप्शन की, कि पैसे दे करके कोई भी प्रोजेक्ट को पास करवा लिया जाता है, चाहे वो इन्वायरमेंट के जो पैमाने हैं उनके साथ मैच खाता हो या ना खाता हो। ठीक है, तो एज ए सिटीजन ये हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि कोई प्रोजेक्ट अगर हमारे आसपास में ऐसा स्टार्ट हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंट सेफगार्ड उसमें है या नहीं है, क्या वो प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट इश्यूज के साथ में मैच खाता है या नहीं खाता है। ठीक है, while we all need to think globally, we need to act locally. We have to see to it that we change the development from its present mandate of rapid economic growth without a thought for future ecological integrity to a more sustainable ecologically appropriate strategy. तो हमें क्या है, थिंक ग्लोबली, हमें वैश्विक होकर के सोचना है, लेकिन लोकली एक्ट करना है। इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो लोकल प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, वो पूरे ग्लोब की प्रॉब्लम है, वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, चाहे हम यहाँ पर पोल्यूशन कर रहे हैं या हम इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर ही उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या है, ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल है, लेकिन इसके सॉल्यूशन लोकल निकालने होंगे। प्रत्येक देश को, प्रत्येक जो है रीजन को उसके बारे में जो है सोचना पड़ेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एनवायरमेंट पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, ये मतलब होता है थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली का। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कितने तरह की जो है सस्टेनेबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं। पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विदाउट फॉरगिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो किस पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करती है विदाउट फॉरगोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के अलावा एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, द फाउंडेशंस ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर सेफगार्डिंग वाटर। और जो फाउंडेशंस हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के, वो कौन कौन से हैं, सेफगार्डिंग वाटर, सेविंग एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट, यूजिंग रिसाइक्लेबल पैकेजिंग, limiting or eliminating the use of plastics, using sustainable transport, reusing paper and protecting flora and fauna। तो इसमें ये सारी की किस प्रकार से पानी को सुरक्षित किया जा सकता है, एनर्जी को सेव किया जा सकता है, किस प्रकार से वेस्टेज को कम किया जा सकता है, और ऐसी पैकेजिंग यूज करें जो रिसाइकेलेबल हो। ठीक है, जिसको रिसाइकल किया जा सके, दोबारा से यूजेबल बनाया जा सके। और जो है प्लास्टिक के यूज को कम से कम या लिमिट में कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकें उसको, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, वो डिग्रेड नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर आती हैं। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द स्वदेशी सिटी ऑफ स्टॉकहोल्म, विच इज नोटेड फॉर इन्वेस्टिंग in sustainable infrastructure, its low emissions, and for having excellent air quality with pollution levels below average।
तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक स्टॉकहोल्म में जो है स्वदेशी सिटी है, जहाँ पे कम से कम जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, द सिटी हैज दस अचीव्ड अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और इस सिटी ने जो है, इस शहर ने जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच का जो गैप है उसको खत्म करने की कोशिश की है, या उसके बीच में बैलेंस किया है। ठीक है, कि ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंट को भी कोई इम्पैक्ट ना हो, एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ना हो। अनदर एग्जांपल ऑफ बिम्बो ग्रुप which aims to reduce its environmental impact through regenerative agriculture with zero carbon emissions and use of renewable energies and reduction of waste। तो इसी का ही एक एग्जाम्पल है बिम्बो एग्जाम्पल। ये आप लोग एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी के अंदर ये जो दो एग्जाम्पल दिए हैं ये आप डाल सकते हो। दूसरा जो टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी है वो है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। पहला इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। When a company is set up, a structure is created that involves expenses and revenues. Once a balance is struck between both factors, the company earns profit। देखो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई जब हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं, तो हम उसको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी एक्सपेंसेस जो हम खर्चा करते हैं और जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के हमारे खर्चे के और जो हमारी आमदनी है उसके बीच में जब बैलेंस रहता है तभी वो कंपनी प्रॉफिट कर पाती है। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू मैनेज इट्स रिसोर्सेज and responsibility generate profits in the long term। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इसी को बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो एबिलिटी, वो काबिलियत जो मैनेज कर सके उसके रिसोर्सेज को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टू जनरेट प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग टर्म, जिससे कि लंबे समय में ये सारी चीजों को वो कंपनी को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज द कंपनी यूनिलीवर विच इन ईयर 2010 rolled out a strategy to achieve a balance between sustainability and the company's economic performance। To do so, it implemented several measures such as increasing package recycling, promoting the use of recycled materials, and responsible consumption awareness campaigns। तो यूनिलीवर कंपनी ने 2000 में एक कैंपेन चलाई जिसके तहत ये स्ट्रेटजी जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी वो लेकर के आए, जिसमें उन्होंने बैलेंस किया बिटवीन सस्टेनेबिलिटी और जो कंपनी की इकोनॉमिक आर्थिक परफॉर्मेंस है उसके बीच में। ठीक है, और इसका करने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे मेजर्स लेकर के आए, वो बहुत सारे तरीके उन यूनिलीवर कंपनी ने अपनाए। जैसे कि जो पैकेजिंग थी उसको क्या कर दिया, रिसाइकलिंग वाली पैकेजिंग कर दिया। नॉर्मली क्या होती है, जो पैकेजिंग होती है आती हैं और हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो यूनिलीवर ने क्या किया, वो रिसाइकलिंग वाली पैकेजिंग की कि उसको रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे प्रमोट किया कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं उनको प्रमोट किया। ठीक है, और लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाने के लिए भी कैंपेन चलाई कि भाई हम जो जो पैकिंग आपको दे रहे हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो है कंजम्पशंस, मतलब कि जो भी उनके कंज्यूमर्स हैं, जो उनके खरीदने वाले हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हैं, उनको अवेयर करने के लिए कैंपेन भी चलाई। ठीक है, likewise we can also look to the case of Sage company, which in its Sustainable Development Report 2020 reveals that it has reduced its emissions related to electricity consumptions by 95% by purchasing and generating renewable energy, that it has implemented energy efficiency measures, and that additionally, in terms of the conservation of natural habitats, some 81.5% of its facilities are free from pesticides and crop protection केमिकल्स। ठीक है, एक ऐसी ही सेज कंपनी है, उसका भी यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस प्रकार उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बताया कि उसने कैसे जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस किया 95% बाय परचेजिंग एंड जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, कि उसने अपना उसमें क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल किया। फिर है
तीसरे टाइप की सस्टेनेबिलिटी वो है सोशल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। In any community in which economic activities are carried out in a specific environment, we find three interconnected forms of sustainability: environmental, economic and social। ठीक है। इन एनी कम्युनिटी इन विच, जहाँ किसी भी कम्युनिटी में जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वहां पर तीन तरीके के हम सस्टेनेबिलिटी को देख सकते हैं, और ये तीनों ही सस्टेनेबिलिटी आपस में कनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो या सोशल सस्टेनेबिलिटी हो। However, social sustainability in particular has the goal of strengthening the cohesion and stability of specific social groups। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में तालमेल बैठाना। ठीक है। द कंपनी सिनेमैक्स फॉर एग्जाम्पल इज वर्किंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब, सोशल डेवलपमेंट का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में रहते हुए हमें उस सोसाइटी को अपने वैल्यूज, अपना कल्चर, उसको प्रिजर्व करने का अच्छे से उसको अधिकार मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं कल्चर के साथ में। एक सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, उनका क्या खान पान है, उनका क्या रहन सहन है, वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, और साथ ही साथ लैंग्वेज, ये सब किसके पार्ट होते हैं? कल्चर का पार्ट होते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में, कम्युनिटीज के सोशल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती हैं कि उनको अपने वैल्यूज को प्रमोट करने का पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीजें किसके आधार पर मिलनी चाहिए? इन सारी चीजों को हमें जोड़ के देखना है विकास के साथ, डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है। Thus, the company offers decent housing growth, self-building programs and loans with favorable access conditions of those who are most in need। ठीक है ना। और हमने ये सारी कल्चर का तो एक एग्जांपल लिया, साथ ही साथ कि भाई वो लोग कहाँ रह रहे हैं, किन घरों में रह रहे हैं, ये सारी चीजें भी तो बहुत जरूरी होती है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो उसके लिए एक कंपनी है सिनेमैक्स, उसने इस प्रकार की हाउसिंग स्कीम्स वो लेकर के आए जिससे कि उन लोगों को और अच्छा बेहतर जीवन मिल सके। ठीक है। एक और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका इतना ज्यादा जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल। अच्छा, क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी, अब समरी देख लेते हैं हम। Creativity, technology, and financial resources from all of the society is necessary to achieve the sustainable development. And it is clear from the lesson that sustainable development is a broad term to describe policies, projects, and investment that provide benefits today without sacrificing environmental, social, and personal health in the future. तो क्या बोल रहे हैं वो कि creativity, technology, and financial resources from all the society is necessary to achieve the sustainable development। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और इस साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे कि पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, और जिससे क्या होता है, जो प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट्स। ठीक है। बिना सेक्रीफाइस किए हुए एनवायरनमेंट को, सोशल और पर्सनल हेल्थ को, आने वाली फ्यूचर्स की का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, उनकी सोशल लाइफ भी अच्छा होना चाहिए और पर्सनल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। हमें डेवलपमेंट के नाम पर ऐसा काम नहीं करना है जिससे आने वाली जनरेशन्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। अब आप देखिए कि ये कैसे जुड़े हुए हैं डेवलपमेंट के साथ। हम आज के टाइम में न्यूक्लियर, आप लोग देख रहे हो न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है न्यूक्लियर प्लांट्स को लगाया जाना तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स अगर कहीं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या हम बहुत सारे गैस प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, अगर वो गैस लीक हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पर आने वाली जनरेशन्स भी अपंग पैदा होती हैं। ऐसी ही एक घटना जो है भोपाल में हो चुकी है,
जहां पर गैस लीक हो गई थी कंपनी से, और वहां पर आने वाली पीढ़ियों तक वहां पर लोग जो हैं, बच्चे जो हैं अपंग पैदा हो रहे थे, कोई जो है लंगड़ा पैदा हो रहा था, कोई किसी के हाथ पैरों में कमी हो रही थी, किसी के आंखों में कमी हो रही थी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम आज के टाइम में हमने गैस प्लांट तो लगाया, किसके लिए लगाया, ऑब्वियसली हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लगाया, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या लगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आने वाली जनरेशंस के लिए खतरा हो जाता है। आज के टाइम में हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा तो रहे हैं, लेकिन वो अगर किसी प्रकार से उसमें कुछ खराबी हो जाती है तो कितने लोगों की जान जाती है, वहां पर कितना एनवायरनमेंट को हार्म होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा वो प्लांट, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो, है ना। अगर उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां का एनवायरनमेंट तो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक वहां का एनवायरनमेंट जो है प्रदूषित रहेगा। So sustainable development is an organizing principle that aims to meet human development goals while also enabling natural systems to provide necessary natural resources and ecosystem services to human. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जिसका मकसद है, जो एम करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को भी पूरा किया जा सके और साथ ही साथ नेचुरल सिस्टम को भी नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। The desired result is a society where the living conditions and resources meet human needs without undermining the planetary integrity and stability of the natural system. Sustainable development tries to find a balance between economic development, environment protection and social well-being. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कोशिश करता है बैलेंस बनाने की, इकोनॉमिक आर्थिक विकास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पर्यावरण संरक्षण में और सोशल वेलबींग में, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अच्छा एनवायरमेंट होना भी तो जरूरी है। आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आप क्या करोगे जब आपके पास साफ सुथरी हवा ही नहीं होगी सांस लेने के लिए, आपके पास साफ पानी ही नहीं होगा पीने के लिए, आपके पास अच्छा खाना खाने के लिए ही नहीं होगा। अगर आज के टाइम में आप देखते हो सारे फ्रूट्स में सब्जियों में कितना ज्यादा केमिकल होता है, तो वो सारी चीजें सब की सब टॉक्सिक है हमारे लिए, हमें नुकसान ही करती है, वो ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है उसको खराब ही करती है ये सारी चीजें। तो ये बहुत जरूरी है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ही नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट जहां हम रह रहे हैं वो भी साफ सुथरा हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। कौन कौन से ऐसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। Human population size has grown enormously over the last 100 years। और जैसा कि हम देख रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बढ़ती ही जा रही है, और कुछ 100 years में तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दिस मीन्स देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड, वाटर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड न्यूमेरियस अदर कमोडिटीज। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, खाने की डिमांड्स, पानी की डिमांड्स, अच्छे घरों की डिमांड्स, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स, अच्छे रोड्स होने चाहिए, ऑटोमोबाइल्स होने चाहिए, और भी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं उन सब की डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है। दीज इंक्रीज डिमांड्स आर exerting tremendous pressure on our natural resources and are also contributing to the pollution of air, water and soil। जैसे जैसे ये डिमांड्स बढ़ रही हैं उसके साथ साथ ये किस पर जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी प्रेशर डाल रही हैं, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में और सोइल पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। यानी कि इनसे जो है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह बनाने के लिए, उनको घर देने के लिए उनको खाना भी चाहिए, उनको अच्छा जो है पानी, साफ पानी पीने के लिए भी चाहिए। ठीक है, बाकी की सारी जरूरतें पूरे करने के लिए उनके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अच्छे रोड्स होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं,
और नए नए जो है टाउन्स बन रहे हैं, जो जनसंख्या है वो शहरों की तरफ ज्यादा भाग रही है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इससे फिर क्या होता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज होता है, और साथ ही साथ वो गंदगी भी फैलाते हैं। आप देखिए कि अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा गंदगी होती है। क्यों? क्योंकि जगह कम होती है, लोग कचरा ज्यादा फैलाते हैं। ठीक है, द नीड ऑफ द आर इज टू check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development। अब इसके साथ साथ क्या हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम हो रही है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर इन मैनी रीजन्स हैज बीन इंक्रीजिंग इन रिसेंट डेकेड्स। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हर साल गर्मी जो है बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, और सर्दी जो है, सर्दी का जो टाइम पीरियड है वो घटता ही जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी? एक तो काफी ग्लेशियर्स जो हैं, हमें जो पीने का जो मीठा पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर से। अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो उनका पानी सारा का सारा मेल्ट होकर के कहाँ, जो समुद्र का खारा पानी होता है उसमें जाकर के मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो है, जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए मीठा पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। दूसरा जो है वो ये है कि इस इन ग्लेशियर्स में बहुत सारी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की है कि ऐसी ऐसी बीमारियां दबी हुई हैं, अगर सारे ग्लेशियर्स पिघल गए तो वो बीमारियां बाहर निकल करके आ जाएंगी, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। The global average surface temperature has increased by 0.6 degree to 0 plus 0.2 डिग्री cover the last century। आप देखिए कि किस प्रकार से ये डाटा दिया हुआ है कि जो ग्लोबल सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है। ग्लोबली 1998 was the warmest year and 1990s the warmest decade on record. Many countries have experienced increase in rainfall, particularly in the countries situated in the mid of the high latitudes। बहुत इसका ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, रेनफॉल इंक्रीज हो गया है। और बहुत सारी कंट्रीज अच्छा, रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा या फिर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो उससे सी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो जो समुद्र के किनारे में जो देश बचे हुए हैं ना, वो एक समय आने पर वो टोटली वो डूब जाएंगे। जो महाद्वीपीय जो देश है ना, जैसे कि मालदीव्स हो गया, मालदीव्स क्या है, टोटली समुद्र में है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अगर सी लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पर, वहां जो आइलैंड है वहां पर पानी आ जाएगा और वो लोग डूब जाएंगे, वो आइलैंड जो है। ठीक है ना, तो ये सारी किसकी, ग्लोबल वार्मिंग्स की मैं साथ साथ आप लोगों को प्रॉब्लम्स भी बता रही हूँ। In some regions such as parts of Asia and Africa, the frequency and intensity of droughts have been observed to increase in recent decades। ग्लोबल वार्मिंग में इसके साथ साथ में क्या आता है कि बहुत सारे एशिया और अफ्रीका में क्या हो रहा है, जो ड्रोट्स है, सूखापन भी, कहीं पे तो क्या हो रहा है, बारिश बढ़ रही है, कहीं पर क्या है, बहुत सूखा बढ़ गया, बारिश हो ही नहीं रही है। एपिसोड्स ऑफ EI Nino which creates great storms have been more frequent, persistent and intense since the mid 1970s compared to the previous 100 years। और इसके साथ साथ क्या हो गया, साइक्लोन्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्ट्रॉम्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉम्स क्या, तूफानों भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऑल दीज आर द साइंस दैट द अर्थ इज सिक। इस ये सब किस चीज के साइन है कि अर्थ जो है वो बीमार हो रही है। इट्स क्लाइमेट इज चेंजिंग, और इसका जो क्लाइमेट जो है वो बदल रहा है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर मैन टू सर्वाइव। और ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव, ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, ये बाकी के भी जो जीव जंतु हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी खतरा है। ठीक है, और उनके सर्वाइवल के लिए खतरा है। और हमने बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि सभी जीवों का, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सबके बीच में एक तालमेल है, वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसा नहीं है कि हम जो है बाकी के जो जीव जंतु हैं उनसे जुड़े हुए नहीं है, उनसे हम जुड़े हुए हैं। अगर उनको खतरा तो हमें खतरा, हमें खतरा तो उनको भी खतरा।
बहुत सारी जरूरतें हमारी उनसे पूरी होती हैं, बहुत सारी जरूरतें उनकी हमसे पूरी होती हैं। The earth is continuously losing its ability to balance itself due to the imbalances created by human activities। और ये सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं? ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। जो हमने लास्ट जो यूनिट है ना उसमें हमने पढ़ी थी ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है, और बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो रहा है तो एनवायरमेंट को खतरा हो रहा है। ठीक है। Projections of future climate change are derived from a series of experiments made by the computer-based global climate models. These are worked out on estimates of the aspects such as future population growth and energy use. Climatologists of the Intergovernmental Panel on Climate Change have reviewed the results of several experiments in order to estimate changes in climate change in the course of this century। तो ये एक पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। इसने जो है एक जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बताया कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज जो है समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। These studies has shown that in the near future इन जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो इन्होंने रिसर्च किया, उससे पता चलता है कि आने वाले समय में इन द नियर फ्यूचर द ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर विल राइज बाय द 1.4 डिग्री टू द 5.8 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले फ्यूचर में। ये रिसर्च हुई है, रिसर्च की है इन लोगों ने और बताया है। वार्मिंग विल बी ग्रेटेस्ट ओवर लैंड एरियाज एंड एट हाई लैटिट्यूड्स। और जो वार्मिंग है मतलब कि जो गर्मी जो है वो जो लैंड एरियाज है वहां पे सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ वार्मिंग इज ग्रेटर देन हिज हैज ओकर्ड इन द लास्ट 10,000 ईयर्स। और अभी जो अनुमान लगाया गया है, जो वार्मिंग रेट है वो पिछले 10 सालों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेदर एक्सट्रीम्स इज लाइकली टू इंक्रीज लीडिंग टू फ्लड्स और ड्रोट। जिससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार जो है वेदर में जो है बदलाव आएगा, और वो या तो कहीं पर ज्यादा बाढ़ आ जाएंगी या कहीं पर सूखा पड़ जाएगा। देयर विल बी फ्यूअर कोल्ड स्पेल्स बट मोर हीट वेव्स। और ठंड जो है कम पड़ेगी और हीट वेव जो ज्यादा आएगी, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, सर्दी जो है खत्म होती चली जाएगी। आप दिल्ली का ही एनवायरनमेंट देख लीजिए, 10 साल पहले का क्या एनवायरनमेंट था और आज का क्या है एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। ठंड पड़ती ही नहीं है, ठंड जो है सिर्फ कम से कम दिसंबर, अभी जाने वाले दिसंबर में, और बस जो जनवरी के जो 10-15 दिन होंगे सिर्फ उन्हीं महीनों में ठंड पड़ती है। नवंबर तक तो लोगों के एसी चल रहे थे दिल्ली में, नवंबर में आकर के एसी बंद हुए हैं, इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। The frequency and intensity of El Nino is likely to increase. The global mean sea level is projected to rise by 9 to 88 centimeter by the year of। अब देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी लेवल है वो 9 सेंटीमीटर से 88 हो जाएगा। कब तक? 2100 ईयर्स तक। अभी हम किस में चल रहे हैं? 20 वाले में चल रहे हैं ना। तो अभी के आप ये मान के चलिए 80-90 सालों के बाद जो है सी लेवल जो है इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो समुद्र में ही डूब जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ लिव्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के आसपास रहती है। अगर सी लेवल बढ़ गया तो ये सारे के सारे शहर जो है डूब जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी आसपास के इलाके हैं, मुंबई पूरा डूब जाएगा, सिंगापुर वो भी डूब जाएगा, मालदीव वो भी डूब जाएगा, अंडमान निकोबार, ये सारी चीजें 2100 ईस्वी आते तक सारी चीजें ये डूब जाएंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली नहीं लिया गया तो। दे आर लाइकली टू बी सीरियसली इम्पैक्टेड बाय एन इंग्रेस ऑफ सॉल्ट वाटर एंड बाय राइजिंग सी लेवल। और इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, सारा का सारा मीठा पानी जो ग्लेशियर से मिलता है, नदियों में जो आता है, वो सी लेवल में मिल जाएगा और खारा हो जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स आर जो नील डेल्टा है इन द इजिप्ट,
द गंगाज ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन बांग्लादेश एंड मेनी स्मॉल आइलैंड्स इंक्लूडिंग द मार्शल आइलैंड्स एंड मालदीव्स, जो कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मालदीव्स जो है पूरा का पूरा कहाँ पर है, वो पानी समुद्र के अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अगर सी लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले मालदीव्स ही डूबेगा। उसके साथ साथ जो एक और एग्जांपल दिया है मार्शल आइलैंड्स। ह्यूमन सोसाइटी विल बी सीरियसली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट सच एज ड्रोट्स एंड फ्लड्स। और जो ह्यूमन बींग्स की सोसाइटीज हैं, ऑब्वियसली अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हमने क्या बताया कि ड्रोट्स बढ़ जाएंगे, सूखा बढ़ जाएगा और फ्लड्स बढ़ जाएंगी। कहीं पर पानी बारिश ज्यादा होगी तो फ्लड आएंगी, और कहीं पर क्या है बारिश होगी ही नहीं तो सूखा पड़ेगा। और अगर दोनों ही केस में क्या होगा, लोग भूखे मर जाएंगे। A changing climate would bring about changes in the frequency and or intensity of these extremes. This is a major concern for human health. To a large extent, public health depends on safe drinking water, sufficient food, secure शेल्टर एंड गुड सोशल कंडीशंस। अब इससे क्या होगा, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हमें पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर ड्रोट आएगी, सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी। साथ ही साथ अगर बाढ़ आ जाएगी तो सारी की सारी एग्रीकल्चर उसमें बह जाएगी, तो उसमें क्या होगा, हमें खाने के लिए भी कमी हो जाएगी। और बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से क्या होगा, लोग जहां पर रह रहे हैं वो लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ेगा। फिर कहां पर जाना, लोग जो है विस्थापित होकर के कहाँ जाएंगे, ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पे उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। फिर वहां पे क्या होगा, दंगे फसाद होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, साथ ही साथ कूड़ा करकट ज्यादा बढ़ेगा। और अगेन फिर से किसको, एनवायरमेंट को हानि पहुंचेगी। ह्यूमन, और ये सारी चीजें जो हैं, ये नेचुरल क्लेमिटीज जो हैं फिर ह्यूमन मेड क्लेमिटीज को जन्म देंगी। ह्यूमन मेड क्लेमिटीज या ह्यूमन मेड डिजास्टर्स मतलब कि लोगों में ही आपस में फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लोग ही आपस में फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, और आपस में मार काट होगी फिर, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और ये सारे किसके फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी कहानियां होंगी। Fresh water supplies may be seriously affected, reducing the availability of clean water for drinking and washing during drought, as well as जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है जो वो कम हो जाएगी फ्लड्स किसके टाइम में, सूखे के टाइम में भी और फ्लड्स के टाइम में भी। ऑब्वियसली जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ध्वस्त हो जाता है। अगर फ्लड आती है तो हमारी सारा का सारा जो सिस्टम बना होता है वो ध्वस्त हो जाता है। वाटर कैन बी कंटिमिनेटेड एंड सीवेज सिस्टम्स में बी डैमेज्ड। फ्लड्स अगर आएंगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा वाटर सिस्टम है, जो हमारा सीवेज सिस्टम है, वो सबका सब क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। द रिस्क ऑफ spread of infectious disease such as diarrhea disease will increase। और साथ ही साथ जैसे जैसे ही फ्लड आती है तो जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि डायरिया, ठीक है। डायरिया क्या है, एक पानी की बीमारी है। Food production will be seriously reduced in vulnerable regions directly and also indirectly through an increase in pests and plant or animal disease। फूड प्रोडक्शन भी जो है उस सीरियसली जो है रिड्यूस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और बहुत सारी बीमारियां जो है सिर्फ और सिर्फ इंसानों में नहीं, बहुत सारे पेड़ पौधों में भी और एनिमल्स में भी हो जाएंगी, और सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्यों को एनिमल्स से लग जाती हैं, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो प्लांट से लग जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारा जो फूड सिस्टम है वो बेस्ड इस पे है, हम प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स से, हम अपना एनिमल्स प्रोडक्ट से अपना वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपना फूड, ठीक है। अगर इनमें ही दोनों में डिजीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो सारे डिजीज ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। द लोकल रिडक्शन इन फूड प्रोडक्शन वुड लीड टू स्टारवेशन एंड माल न्यूट्रिशन। अब कहीं पर सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, उससे क्या हो जाएगा, फूड प्रोडक्शन होगा नहीं, तो उससे क्या होगा, भुखमरी को और माल न्यूट्रिशन को ये सारी किस प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होंगी। और इनका किस पर विद इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ पर, इस स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन वल्नरेबल रीजन्स विद सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर पब्लिक हेल्थ। और पानी और खाने की कमी जो है वो
पूरी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट डालेगी। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ कुड लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्रिएटिंग एनवायरमेंटल रेफ्यूजीज एंड लीडिंग टू फर्दर हेल्थ इश्यूज। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लोग फिर क्या करेंगे, सेफ जगह पर जाने की कोशिश करेंगे और उससे फिर से जो है नए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। क्लाइमेट चेंजेस इन क्लाइमेट में अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर species, for example mosquitoes, which in turn will increase the spread of disease such as malaria and filariasis to new areas which lack a storage public health infrastructure। इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें और भी, अब क्या होता है जब बारिश का टाइम में आप देखते हो ना, मच्छर भी बहुत ज्यादा पनपते हैं, क्योंकि मच्छर कहाँ, पानी में पनपते हैं, ठीक है। और पानी में पनपेंगे तो मच्छर से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि मच्छर काटने से, जैसे मलेरिया हो गया और डेंगू हो गया। और ये कैसी बीमारियां हैं, ये खतरनाक जानलेवा बीमारियां हैं। द सीजनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी डिजीज दैट लाइक ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, बाय टिक्स, लाइम डिजीज, टिक बोन may spread due to the climate change। अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहला एक ग्लोबल इशू क्या देखा, एनवायरमेंट इशू, क्लाइमेट चेंज। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। The term environment is derived from the French word environ, which literally means surrounding। ठीक है, environment जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द से आया है, environ से, जिसका मतलब होता है surrounding, यानी कि हमारा आसपास। Anything and everything which surrounds us, for example, all living beings or biotic components, microbes, plants and animals, and non-living or abiotic components, for example, air, water, sunlight, etc., present in nature forms the environment। सब की सब चीजें, नॉन लिविंग और लिविंग, सब किसके कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के, ठीक है। चाहे वो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हों, एनिमल्स हों, या हमारे आसपास के जो है, जो हवा है, पानी है, सनलाइट है, या फिर जो पहाड़ हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं, एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 डिफाइंस द एनवायरमेंट as environment includes water, air and land, and the interrelationship which exists among the between water, air and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms and property। The Environment Protection Act of 1986 के हिसाब से उसने एनवायरमेंट को कैसे डिफाइन किया है कि एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट में पानी, वाटर, पानी, हवा और जमीन तीनों शामिल हैं, और इनके बीच में इंटर रिलेशन शामिल है, जिसमें और इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स के और जो अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं और नॉन लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके बीच में रिलेशंस को हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं। इंटरेक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लीड टू अ फंक्शनल इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल लाइफ ऑन द प्लेनेट अर्थ। और इन्हीं के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शंस है, उसी से ही हमारा जो है इकोसिस्टम और सस्टेनेबल लाइफ काम करती है इस अर्थ पे, ठीक है, इस प्लैनेट पे। वी गेट ऑल बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, क्लीन एयर एंड वाटर, फूड, फोडर, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरमेंट। जितनी भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो सब हैं, सब के सब हमें कहाँ से मिलती हैं, एनवायरमेंट से मिलती हैं। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट anthropogenic activities and unsustainable consumption of natural resources by the human race have significantly damaged the environment and mother earth and degradation। और हम सबको पता ही है, अगर हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, जो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो अर्थ है उसको भी हानि पहुंचती है, ठीक है। Therefore, it is our responsibility to protect environment from getting degraded and polluted। और इसी प्रकार इसलिए हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम जो हैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से और डिग्रेड होने से बचाएं। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज
indispensable for creating environmental awareness which ultimately will lead to environmental conservation. इसीलिए एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए. About 70% of the solar energy reached the earth is observed on the earth's surface which increases its temperature. इससे क्या होता है कि जो 75 जो सोलर एनर्जी है वो किसके द्वारा अर्थ द्वारा जो है ऑब्जर्व की जाती है. ठीक है. और उससे क्या हो रहा है उससे जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जो सरफेस टेम्परेचर है जो जमीन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. द रेस्ट ऑफ द हीट रीडायरेक्ट्स बैक टू द एटमोस्फेयर. सिर्फ 75% जो है अर्थ ऑब्जर्व करती है बाकी की 25% जो है एटमोस्फेयर में ही रहती है. सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाई greenhouse gases, mostly carbon dioxide. The carbon dioxide is released by various human activities. It is rapidly increasing, this causing global warming. अब क्या होता है जितनी ज्यादा जो 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 सन की जो हीट हमें कहाँ से मिलती है ऑब्वियसली अर्थ पे सन से मिलती है. और कुछ तो जो हीट है वो जो अर्थ का जो सरफेस है उसे ऑब्जर्व कर लेता है. लेकिन कुछ हीट जो है वो कहाँ रहती है एटमॉस्फेयर में ही रहती है. और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो वहीं पर ठहर जाती है. इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो और कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा कहाँ से छूटती है कहाँ से निकलती है हम जो ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं ठीक है उनसे जो है छूटती है. और यही कारण जो है इससे क्या होता है जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगी उतना ज्यादा हीट बढ़ेगी. ठीक है. और हीट बढ़ेगी तो हीट बढ़ने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. यही ग्लोबल वार्मिंग है. The average surface temperature is about 15 degrees Celsius. This is about 33 degree Celsius higher than it would be in the absence of the greenhouse effect. Without such gases, most of the Earth's surface would be frozen with a mean air temperature of 18 degrees Celsius. साथ ही यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सरफेस का जो टेम्परेचर है एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. दिस इज अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस हायर देन इट वुड बी इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ये 33% हायर हो जाएगा. विदाउट सच गैसेज मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी फ्रोजन. अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो ज्यादातर अर्थ का जो सरफेस है वो फ्रोज यानी कि क्या हो जाएगा जम जाएगा. मीन एयर टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो ग्रीन हाउस गैसेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Human activities during the last few decades of industrialization and population growth have polluted the atmosphere to the extent that it has begun to seriously affect the climate. अब आप ये बोल रहे अब शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा. अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 75% जो है टेम्परेचर अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है अर्थ का सरफेस ऑब्जर्व कर लेता है. लेकिन जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा हीट जो है अर्थ के सरफेस तक कम पहुंचेगी. अगर अर्थ के सरफेस तक हीट कम पहुंचेगी तो अर्थ जो है वो फ्रोजन हो जाएगी जम जाएगी. उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा. ठीक है. तो अर्थ का टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि सूरज की जो सनलाइट है वो पहुंचे अर्थ तक. ठीक है. और वो नहीं पहुंच पाएगी अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो. ठीक है. तो ये वाला पैराग्राफ आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ठीक है. और ये सारी चीजें क्या हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. ह्यूमन जो है बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है एयर पोल्यूशन हो रहा है. एयर पोल्यूशन हो रहा है तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को दिल्ली में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एयर पोल्यूशन. फॉग आप लोगों ने देखा है ना जो स्मोग हो जाता है. ठीक है. स्मोग की जो पूरा जो है और उस स्मोग में क्या होता है सूरज जो है दिखाई भी नहीं देता है. ऐसा लगता है कि जैसे सूरज निकला ही नहीं है लेकिन सूरज निकला होता है. एनवायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो हम तक पहुंच नहीं पाती है और ऐसा लगता है कि सर्दी का मौसम आ गया है धुंध पड़ रही है और वो पोल्यूशन होता है. और हमारे लिए ही वो कितना खतरनाक होता है सोचो. हमें सांस लेने में कितनी मुश्किल होती है कितनी सारी बीमारियां हमारे अंदर पनपती हैं वो.
ठीक है। तो ये सब चीजें किसका पार्ट है, क्लाइमेट का पार्ट है। और आप जो है ये जो स्मोग वाला एग्जांपल जो है वो आप इसमें लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज बाय 31% सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। जब से ह्यूमन बींग्स ने जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में 31% ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इससे क्या हो रहा है, काजिंग मोर हीट टू बी ट्रैप्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। और इससे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो हीट है जो सन से हमें मिलती है, सनलाइट जो मिलती है, वो जो लोअर जो एटमॉस्फेयर है वहीं पर ही ट्रैप होकर के रह जाती है, धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। There is evidence to show that carbon dioxide levels are still अभी अब यहाँ पर जो है एविडेंसेस हैं जो शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। Many countries have signed a convention to reduce greenhouse gases under the United Nations Convention on Climate Change। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन को पे बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने वादा किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस को वो लोग रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे कि वो अपने यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करेंगे जो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, कम से कम पोल्यूटेंट जो है एनवायरमेंट में छोड़े। ठीक है। Current international agreements are, however, not still effective to prevent the significant changes in the climate and a rise in the sea levels। लेकिन आज के इंटरनेशनल जितने भी ग्रीन जो एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो है ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंट जो है वो सबका साझा है, इस पृथ्वी पर सबके लिए वो जरूरी है उसका जो है कंजर्वेशन। ठीक है। तो उसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होने चाहिए और सारी की सारी देशों को, सबकी सब कंट्रीज को इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसके जो है इसका जो है ग्रीन हाउस गैसेस के या फिर एनवायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट किया जाए, कम से कम हार्म किया जाए। ठीक है। लेकिन इंस्टीड ऑफ दिस हर कंट्री इन चीजों को रिड्यूस करने की बजाय पूरे विश्व में जो है ये डिबेट है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने ये सारी चीजें पहले, वो लोग तो अपना डेवलपमेंट कर चुके हैं। ठीक है। वहां पे तो सारे रिसोर्सेज सब कुछ है, अब वो हम लोगों को रोक रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को रोक रहे हैं। और ये सारी एक्टिविटीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कन्वेंशंस हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी देश है, जितने भी कंट्रीज हैं, वो डिवाइडेड है। एक तरफ जो है डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना जो है सारी एक्टिविटीज करके उनका डेवलपमेंट हो चुका है, और एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इन डेवलपिंग कंट्रीज में एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा हार्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मैंने आप लोगों को बताया ही कितनी सारी समस्याएं होती हैं। पेड़ों को काटा जाता है, जगह इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती हैं, फिर उससे निकलने वाली गैस जो है एटमॉस्फेयर में फैलती है, उससे निकलने वाला जो कचरा होता है वो नदियों में मिला दिया जाता है। और जो है अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों का जो है जीवन स्तर तो सुधर रहा है, साथ ही साथ एनवायरमेंट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। और एक ग्लोबल इशू है, वो है एसिड रेन। एसिड रेन। ठीक है। व्हेन फॉसिल when fossil fuels such as coal, oil, and natural gas are burned, chemicals like sulfur dioxide and nitrogen oxides are produced। क्या होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि कोल हुआ या फिर ऑयल हुआ, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हुई, जब हम इनको जलाते हैं तो कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। These chemicals react with water and other chemicals in air to form sulfuric acid, nitric acid, and other harmful pollutants like sulfates and nitrates। अब ये क्या होते हैं, जब इनको जलाते हैं तो इनमें से ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली, और कहाँ जाकर के कहाँ मिलेगी, ये निकलेगी तो कहाँ जाएगी, धुआं बनेगा, धुआं बन करके कहाँ, हवा में मिलेंगी। हवा में मिलने के बाद से ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड
और नाइट्रिक एसिड ये बन जाते हैं और फिर जो है ये जन्म देते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को, जिसमें शामिल है सल्फेट्स और नाइट्रेट्स। और these acid pollutants spread upwards into the atmosphere and are carried by air currents to finally return to the ground in the form of acid rain, fog और snow। अब ये जो है एटमॉस्फेयर में जा करके इन्होंने पोल्यूटेंट फॉर्म कर लिए, फिर ये क्या करते हैं, अब ये इतने ऊपर में जा करके जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं तो इन्हें अप डाउन नीचे आना ही होता है। ठीक है, नीचे कैसे आते हैं ये, एसिड रेन के उसमें, फॉग के उसमें या स्नो के रूप में। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, द कोर्सिव नेचर ऑफ एसिड रेन काजेज मैनी फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। और ये एसिड रेन जो है फिर बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करती है। ठीक है, acid pollutants are also occur as dry particles and gases which when washed from the ground by rain add to acids in the rain to form a more corrosive solution. This is called acid deposition। अब क्या होता है ना कि जो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो किसी ना किसी रूप में धरती पर जो है वापस आते हैं, चाहे वो रेन के रूप में आए या फोग के रूप में या स्नो के साथ मिल करके आते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। कैसे, एक तो ये कि ये पौधों के लिए भी खतरनाक होती है, जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक होती है। क्यों, ह्यूमन बींग्स के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम ही को पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम अपना, एक तो क्या है, हमारी सांस लेना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, हम सांस कैसे लेंगे अगर हमारी एयर ही पोल्यूटेड होगी तो। ठीक है, दूसरा हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं और जानवरों से लेते हैं। ठीक है, अब इनसे क्या, अगर जब यही दोनों चीजें बीमार होंगी तो इसको हम खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही जो जितने भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सीधा सीधा इम्पैक्ट एनवायरमेंट को तो कर ही रहे हैं और हमें भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी एनवायरमेंट पे तो हम डिपेंडेंट हैं, इसीलिए तो हम जी रहे हैं। एनवायरमेंट नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे। Damage from acid rains is widespread in North America, Europe, Japan, China, and Southeast Asia. In USA, coal burning power plants contribute to about 70% of sulfur dioxide। यूएसए में जितने भी कोल से बने हुई वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं और वहां पर उसका इस्तेमाल होता है कोल का, उसके जलने से 70% सल्फर डाइऑक्साइड वहां से उसके क्लाइमेट में मिल जाती है, वहां के एनवायरनमेंट में मिल जाती है। इन कनाडा, ऑयल रिफाइनिंग, मेटल स्मेल्टिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज अकाउंट ऑफ 61% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। कनाडा में इसका जो है अमाउंट कितना है, 61% है। किसकी वजह से, जो ऑयल रिफाइनिंग है, जहां पे ऑयल को साफ किया जाता है, क्योंकि ऑयल जो जमीन में से निकाला जाता है वो रो ऑयल होता है। ठीक है, फिर उसमें से पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है। ठीक है, और जो मेटल होते हैं उनको भी जो है जो लोहे का जो लोहा जो होता है वो आयरन ओरे होता है, फिर उसमें से उसको साफ किया जाता है, फिर लोहे को अलग निकाला जाता है और उसमें से जो बाकी के जो तत्व हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, 61% सल्फर डाइऑक्साइड जो है वहां के एनवायरनमेंट में मिल जाती है, कहाँ के, कनाडा के। मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट फ्यूम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रो ऑक्साइड। जितने भी मोटर व्हीकल्स चलते हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड को उत्पन्न करता है। द एसिड्स इन एसिड रेन chemically react with any object they come in contact with। acid react with other chemicals by giving up hydrogen atoms। ठीक है, अब जितने जो भी एसिड जो एसिड जो है वो उसमें मिल जाते हैं, जो पोल्यूशन में जो एयर में मिल जाते हैं, फिर वो जो बाकी के जो और जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ मिल करके नए केमिकल्स फॉर्म्स कर लेते हैं और सीधा के सीधा वो कहाँ, जमीन पर आते हैं और उससे फिर और भी जो है खतरनाक खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कैंसर हो जाती है। ठीक है, कैंसर के अलावा भी जो है आंखों में जलन होती है, जब जब स्मोग होता है तो आंखों में भी जलन होती है साथ साथ। ठीक है, सांस लेने में तो दिक्कत होती है, आई बर्निंग भी होती है। ठीक है, आईज बर्निंग भी होती हैं। इफेक्ट्स, एसिड रेन के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं।
क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। एसिड रेन इज नोन टू कॉज फॉलोइंग वाइड स्प्रेड एनवायरमेंटल डैमेजेस। एसिड रेन से इतने सारी जो नीचे लिखी गई समस्याएं हैं वो होती हैं। सबसे पहली है एसिड रेन डिजोल्व एंड washes away nutrients in the soil which are needed by plants। एसिड रेन से क्या होता है, जब वो जमीन पर वर्षा के रूप में आती है तो वो पानी जमीन सोख लेती है और उससे क्या होता है, जो जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो डिजोल्व नेचुरली ओकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज लाइक एल्यूमिनियम एंड मरकरी, फ्रीइंग देम टू पोल्यूट वाटर और पॉइजन प्लांट्स। इससे क्या होता है, जब एसिड रेन से जो ऑलरेडी जो टॉक्सिक्स होते हैं उनके साथ में मिल करके एल्यूमिनियम और मरकरी, उससे क्या होता है वो फिर पानी को और जो प्लांट्स है उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं वो। एसिड रेन इनडायरेक्टली अफेक्ट्स प्लांट्स बाय रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन द विच दे ग्रो। और इस प्रकार से जो एसिड रेन है वो इनडायरेक्टली जमीन में से न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इट अफेक्ट्स trees more directly by creating holes in the waxy coating of leaves, causing brown dead spots which affect the plant's photosynthesis। अब क्या होता है, एसिड रेन से क्या होता है, पौधों की जो लीव्स होती हैं उन पे जो है होल हो जाते हैं, या उन पे जो उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, जिससे वो एसिड रेन से वो हट जाती है और जो पत्ते जो हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, डेड स्पॉट हो जाते हैं, उनपे ब्राउन ब्राउन से स्पॉट हो जाते हैं। और आप सबको पता ही होगा पौधे जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पत्ते जो हैं सूर्य की रोशनी से और रूट्स के माध्यम से जमीन में से न्यूट्रिएंट्स और पानी लेकर के पौधों के लिए खाना तैयार करते हैं। अगर वो ग्रीन नहीं रहेंगे, और ये किस वजह से होता है, उनके बीच में, उनके पौधों के बीच में जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिन, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिन बोलते हैं, अगर वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और हम जो है ह्यूमन बींग्स टोटली पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। ज्यादातर हम अपना फूड जो है पौधों से ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सच ट्रीज आर ऑल्सो मोर वल्नरेबल टू इंसेक्ट infestations, drought and cold. Spruce and fire forest are higher elevations seems to be most at risk. Farm crops are less affected by acid rain than forest। इस यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारी तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, और इसमें से जो जो फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं एसिड रेन से। Acid rain that falls or flows as groundwater to reach rivers, lakes, and wetlands causes the water in them to become acidic. These affects plant and animals' life in the aquatic ecosystems। अब क्या होगा, एसिड रेन होगी तो वो ऑब्वियसली नदी नालों में तो मिलेगी ही, कहीं ना कहीं तो वो बहेगी ही, और उससे फिर वहां पे उस पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उस पानी को पिएंगे, उससे अपना खाना तैयार करेंगे, तो वो फिर क्या होगा, उनके बीच में बीमारियां पनपेंगी। उनसे फिर वो पानी कहाँ पे, वो पौधे भी पानी पीते हैं, जानवर भी पीते हैं और हम लोग भी पीते हैं, और वही पानी जो समुद्र में जाकर के भी मिलता है। तो इससे क्या होगा, जो वहां का जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें बीमारियां पनप जाएंगी। ठीक है, एसिड रेन ऑल्सो हैज फार रीचिंग इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। एसिड जो एसिड जो रेन है उसका जो है इफेक्ट कहाँ पर, वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। बाई एडवर्सली अफेक्टिंग वन स्पीसीज द एंटायर फूड चेन इज disrupted, ultimately endangering the entire ecosystem। यदि उस एसिड रेन से कोई भी एक फूड चेन का एक भी अगर एलिमेंट, एक भी प्राणी उससे इम्पैक्ट होता है तो वो सब की हेल्थ पर इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि सब के सब इस फूड चेन का हिस्सा है। एसिड रेन होगी, घास पे पड़ेगी, घास को हिरण खाएगा, हिरण को कोई और जानवर खाएगा, या हिरण से जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है हम ह्यूमन बींग्स खाएंगे, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा इकोसिस्टम जो है खराब हो जाएगा, सबके सबके अंदर बीमारियां आ जाएंगी। डिफरेंट एक्वाटिक स्पीसीज कैन टॉलरेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एसिडिटी। फॉर इंस्टेंस clams and
mayflies have a high mortality when water has a pH of 6, while frogs can tolerate more acidic water. Although with a decline in supply of mayflies, frog populations may also decline. अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो mayflies जो होती हैं, मक्खियां जो होती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 pH का ही जो है पानी में जो है एसिड को टोलरेट कर सकती हैं, लेकिन फ्रॉग जो है ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉग किसको खाते हैं? मे फ्लाइज को खाते हैं। अगर मे फ्लाइज एसिडिक रेन की वजह से मर जाएंगी तो फ्रॉग भी तो मर जाएंगे, वो क्या खाएंगे? ठीक है ना, तो पूरा का पूरा ये फूड चेन होती है। मेंढक जो है किसको खाता है? मक्खियों को खाता है। अब मक्खी जो है एसिडिक रेन की वजह से मर जाएंगी तो जो है मेंढक भी मर जाएंगे। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है, सांप भी मर जाएगा। तो ये सारा क्या है? फूड चेन का हिस्सा होते हैं। आप लोगों को फूड चेन पता ही होगी कि किस तरीके से बनती है, और लास्ट यूनिट्स में हम लोगों ने इनके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। लैंड एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। जो भी जमीन पर रहने वाले जो भी प्राणी हैं, फिर वो अगर एक्वेटिक लाइफ खराब होगी तो वो भी मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी बहुत सारी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो जो एक्वेटिक फूड पर ही डिपेंडेंट होती है। वो कहाँ रहती है? सी कोस्ट लाइन वाले जो भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो सी से मिलने वाले फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर वहां की एक्वेटिक लाइफ खराब होगी तो लोग भी मर जाएंगे। Acid rain and dry acid deposition damages buildings, automobiles and other structures made of stone or metal. एसिड रेन का सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स या क्रिएचर्स पर ही, प्राणियों पर ही इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि जो बिल्डिंग्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं स्टोन के, मेटल के, उन पे भी होता है। क्योंकि एसिड रेन क्या है? मेटल्स को भी गला देती है। तो जो हमने बड़े बड़े लोहे के पुल वगैरह बनाए हुए हैं, अगर एसिड रेन होगी तो वो टूट जाएंगे और उससे दुर्घटनाएं होने की चांसेस होंगे। ठीक है। द एसिड corrodes and materials causing extensive damage and ruins historic buildings। और एसिड रेन से क्या है? क्योंकि ये स्टोन्स वगैरह, मेटल वगैरह को भी खराब करते रहते हैं, तो जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल। ताजमहल पोल्यूशन की वजह से पीला पड़ता जा रहा है। जिस टाइम वो ताजमहल किससे बना है? मार्बल से बना है, लेकिन मार्बल जो है पोल्यूशन की वजह से वो पीला पड़ता जा रहा है, तो उसकी सुंदरता कम होती जा रही है। तो देखो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हमारी उस पे। ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस, ये यहाँ पर दिया ही हुआ है ताजमहल का। फॉर इंस्टेंस द पार्थेनन इन ग्रीस एंड द ताजमहल इन इंडिया हैड बीन अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। Although surface water polluted by acid rain does not directly harm people, the toxic substances released from soil can pollute water supply. फिश caught in these waters may be harmful for human consumption। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी हम जो हैं पानी में रहने वाले जो हैं, फिश होगी, कर्ब्स हो गए, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, उनको अगर वो खाएंगे तो उनके लिए वो हार्मफुल होंगे। एसिड अलोंग विद अदर केमिकल्स इन द एयर प्रोड्यूस अर्बन स्मोक विच काजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जैसा कि मैंने बताया ना कि एसिड रेन होगी तो जो पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है? स्मोक होता है। स्मोक जो है हमारी जो है लंग्स को खराब कर देता है, साथ ही साथ आंखों में भी जलन करता है, और इससे आंखों की भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशंस क्या क्या है? एसिड रेन का सॉल्यूशन क्या है? The best way to stop the formation of acid rain is to reduce the emissions of the sulfur dioxide and nitrogen oxide into the atmosphere। सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई आप सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनने ही मत दो एटमॉस्फेयर में। This can be achieved by using less energy from fossil fuels in power plants, vehicles and industry। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करना बंद कर दो, और जो व्हीकल्स हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, कोयले से चलने वाली जो प्लांट्स हैं उनको कम बंद कर दो, और ऐसे व्हीकल्स को बंद कर दो जो कि, और ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद कर दो जो कि जो है फॉसिल फ्यूल्स के से पे बेस्ड हैं। ठीक है, उसकी जगह पर अलग से जो है नई टेक्नोलॉजी लेकर के आनी चाहिए जहां पर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना होता हो। जैसे कि
Switching to cleaner burning fuels is also a way out. For instance, using natural gas, which is cleaner than coal, using coal will lower sulfur कंटेंट एंड डेवलपिंग मोर एफिशिएंट व्हीकल्स। जैसे कि हमने बताया ना, सीएनजी लेकर के आओ, सीएनजी की गाड़ियां ज्यादा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा लेकर के आओ, जिससे कि जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी ही नहीं। इफ द पोल्यूटेंट्स हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड बाय burning fossil fuels, they can be prevented from entering the atmosphere by using scrubbers in the smoke stacks in the industry. These spray a mixture of water and limestone into the polluted gases, recapturing the sulfur. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एटमोस्फेयर में ऑलरेडी ये जो है पोल्यूटेंट्स हो गए हैं, तो उसके लिए एक स्प्रे यूज करना चाहिए। उस स्प्रे का में जो है मिक्सर होगा पानी का और लाइमस्टोन का। इससे क्या होगा, वो जो भी पोल्यूटेंट गैस है उनको कैप्चर कर लेंगे, ये उनको जकड़ लेंगे। इट कैटलिस्टिक converters the gases are passed over metal coated beads that convert harmful chemicals into less harmful ones. These are used in cars to reduce the effects of exhaust fumes in the atmosphere. Once acid rain has affected soil, powered limestones can be added to the soil by a process known as limning to neutralize the acidity of the soil. तो अगर एसिड रेन की वजह से ये पोल्यूटेंट जमीन में मिल जाए, सोइल में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो उसके लिए जो है एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं लिमनिंग टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं सॉल्यूशंस बताए गए हैं एसिड रेन के से कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है वो है ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ओजोन इज formed by the action of sunlight on oxygen. It forms a layer 20 to 50 kilometers above the surface of the earth. तो ओजोन जो लेयर होती है वो कहाँ से, सनलाइट से और ऑक्सीजन के से मिल करके बनती है। और ये कहाँ पे होती है, 20 से 50 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन से लेकर के 20 से 50 किलोमीटर के बीच में ये लेयर होती है। दिस एक्शन टेक्स प्लेस नेचुरली इन द एटमोस्फेयर। और ये जो एक्शन होता है, ये जो सनलाइट का और ऑक्सीजन का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। ठीक है, और बहुत लो होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है लेकिन। ठीक है, ओजोन इज अ हाईली पॉइजनस गैस विद अ स्ट्रॉन्ग ओडोर। और जो ओजोन होती है वो बहुत ही जहरीली गैस होती है और इसकी जो महक होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज 3 एटम्स इन ईच मोलिक्यूल। तो इसमें जो है इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, it is considered as a pollutant at ground level and constitute health hazard by causing respiratory ailments like asthma and bronchitis। ठीक है, इस गैस के ये बहुत ही ज्यादा, अगर ये गैस जमीन तक आ जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा क्या करती है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, जिसमें कि जो है रेस्पिरेटरी सांस से संबंधित बीमारियां इससे उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा। ठीक है, it also causes harm to vegetation and leads to deteriorations of certain materials like plastic and rubber। और इससे जो है, जो जमीन पर बाकी का जो वेजिटेशन सिस्टम है उसको भी ये हार्म पहुंचाती है ये गैस। Ozone in the upper atmosphere, however, is vital to all life as it protects the earth from the sun's harmful ultraviolet radiations। लेकिन ये ओजोन की जो लेयर है ये बहुत जरूरी होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य होता है, सूरज है, उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसको पृथ्वी तक आने तक रोकती हैं। Ozone layer in the upper atmosphere observes the sun ultraviolet radiations, preventing it from reaching the earth surface। जो कि मैंने अभी बताया कि ये जो है
जो है सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो जमीन तक आने में रोकती हैं। दिस लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द डेंजरस यूवी रेडिएशंस फ्रॉम द सन। और ये जो है जितने भी जमीन पर रहने वाले लाइफ जो भी जीव जंतु हैं उनको सन की जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रिवेंट करती है, उनसे बचाती हैं। इन द 1970s scientists discovered that chemicals called chlorofluorocarbons or CFCs, which were used as refrigerants and aerosol spray propellants, posed a threat to the ozone layer। 1970 में कुछ साइंटिस्ट ने ये खोज की कि जो CFS होती है, जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं और एरोसोल स्प्रे में होते हैं, वो इस ओजोन लेयर के लिए खतरनाक होते हैं। वो इसमें छेद कर देते हैं, इसको कमजोर कर देते हैं, इस ओजोन लेयर को। द CFC molecules are virtually indestructible until they reach the atmosphere, where UV radiation breaks them down to release क्लोराइन एटम्स। अब वहां पर क्या होते हैं, जब ये CFS के मोलिकुल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं ऊपर पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो यूवी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको तोड़ देती है, ठीक है, और फिर क्लोरीन एटम्स के रूप में उनको रिलीज कर देती है। द क्लोरीन एटम्स रिएक्ट विद ओजोन मोलिक्यूल्स विद ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स विच डू नॉट ऑब्जर्व यूवी रेडिएशंस। फिर क्या होता है, ये जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो ओजोन जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और उसमें फिर जो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स होते हैं ना उनको तोड़ देते हैं ओजोन मोलिक्यूल्स में जो होते हैं ओजोन लेयर में। फिर क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन के जब मोलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो वो जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। Since early 1980s, scientists detected a thinning of ozone layer in the atmosphere above Antarctica। तो 1980 में कुछ साइंटिस्ट ने ये खोज की कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वहां की जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। This phenomena is now being detected in other places as well as including Australia। और यही सब चीजें, इसी प्रकार की जो घटना जो है ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई। Although the use of CFCs has been reduced and now banned in most countries, but other chemicals and industrial compounds such as bromine, halocarbons, and nitrous oxides from the fertilizers may also attack the ozone layer। हालांकि कुछ कंट्रीज ने जो है CFS पे बैन लगा दिया, लेकिन बहुत सारे और भी जो कंपोनेंट है, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और केमिकल्स हैं जो कि ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज seen to cause increased cases of skin cancer and cataracts। और इससे क्या होता है ना, इससे जो है ओजोन लेयर के डिक्रेशन से जब यूवी अल्ट्रावायलेशन जो रेडिएशंस है वो ह्यूमन स्किन्स पे पड़ती हैं तो वो कैंसर को के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। कैंसर जैसे डिजीज को वो क्या करते हैं, और कैटरेक्ट्स मतलब कि स्किन से रिलेटेड जो है वो डिजीज को बढ़ावा देती हैं। It also causes damage to certain crops and plankton, thus affecting nature's food chains and food webs। ये जो है इसके साथ साथ सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं, बहुत सारी जो खेती है, क्रॉप्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी हार्म करते हैं। In this turn causes an increase in the carbon dioxide due to the decrease in vegetation। और उससे फिर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से हमने देखा ही था, लास्ट वाले हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है। While the signing of the Montreal Protocol in 1987, a treaty of the protection of ozone layer, the use of CFCs was to banned by the year 2000। After 2000, the ozone layer is expected to recover slowly over a period of above 50 years। 1987 में यही सारे कारणों की वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर के आए गए, और इस ट्रीटी में क्या जो है बोला गया कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए CFC पर बैन लगाना चाहिए 2000 ईस्वी तक, और फिर उससे क्या होगा,
अगर बैन लग जाएगा तो जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिकवर होने लग जाएगी 50 साल में। और अभी रिसेंट में ही न्यूज आई थी कि जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हो गया था वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो एनवायरमेंटल इशू है, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है, वो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड न्यूक्लियर होलोकास्ट। ठीक है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखो, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड न्यूक्लियर होलोकास्ट क्या होता है कि हम न्यूक्लियर प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है। और उन प्लांट्स में जो है अलग अलग चीजों से, उसमें से हम एनर्जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। और कभी कभार क्या होता है लेकिन जो जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें से न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलते हैं, तो उनको उन वेस्ट को डीकम्पोस्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर उनको डीकम्पोस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं और उसमें एयर को पोल्यूट करते हैं, वो पानी को पोल्यूट करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है। Nuclear energy was researched and discovered by man as a source of alternate energy which would be clean and cheap compared to fossil fuels. And although this did happen, along with the benefits of the nuclear energy came into downfalls. हमने देखा कि क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया ना कि बहुत बड़े बड़े ये डिस्कवर किया गया कि न्यूक्लियर से जो है एनर्जी भी क्रिएट की जा सकती है, और ये जो है फोसिल फ्यूल की तुलना में बहुत ज्यादा कम खर्चीली होती है इसको जनरेट करना। और जो फोसिल फ्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो रीन्यूएबल भी नहीं होते हैं, वो खत्म होने की कगार पे होते हैं। ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, रीन्यूएबल एनर्जी होती है, उसको फिर से क्रिएट किया जा सकता है। In this short history of nuclear energy, there have been accidents that have surpassed any natural calamity or other energy resources extraction in their impacts. लेकिन हमने यही देखा है कि हमने न्यूक्लियर से एनर्जी बनाना तो स्टार्ट कर दिया और ये सस्ती भी पड़ी, लेकिन इससे होने वाले जो एक्सीडेंट हैं और उससे होने वाले जो काज हैं, उसके जो इफेक्ट हैं, वो जो नेचुरल एनर्जी से जो हमें होते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। A single nuclear accident can cause lose of life, long-term illness and destruction of property on a large scale for a long period of time. अगर एक सिंगल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। लॉन्ग टाइम उस जगह पर जो है रेडिएशन की वजह से वहां के लोगों में डिजीज फैल जाएंगे और जो है इससे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। Radioactivity and radioactive fallout leads to cancer, genetic disorders, and death in the affected area for decades after, thus affecting all forms of life for the generations to come. अगर ऐसा होता है तो उस प्लांट की दुर्घटना से जो रेडियो एक्टिविटी और जो रेडियो एक्टिव जो उससे जो पदार्थ निकलेंगे उससे जो है कैंसर होने के चांसेस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब कि किसी प्रकार की अनुवांशिक जो है बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि आने वाली जनरेशन्स अंधी पैदा हो जाती हैं, उनमें पोलियो की शिकायत होती है, उनके हाथ पैर अपंग पैदा होते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स उनको आने वाली जनरेशन्स को भी होते हैं। देखो, दुर्घटना होगी तो लोग तो उस टाइम पे मरेंगे ही मरेंगे, जो प्रॉपर्टी है उसका तो खात्मा होगा ही होगा, साथ में उस एरिया में आने वाली जनरेशन्स में भी इस न्यूक्लियर के जो इम्पैक्ट होंगे वो आने वाली पैदा होने वाली जनरेशन्स होंगी ना, उनमें भी देखे जाती हैं। ठीक है। इसका सबसे सीधा एग्जांपल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम्स गिराए गए थे ना, तो आज भी वहां पर पैदा होने वाले बच्चे जो हैं उनमें डिसेबिलिटीज से वो पैदा होते हैं, उनमें कोई ना कोई अनुवांशिक कमी, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ वो पैदा होते हैं। तो इतना खतरनाक होता है न्यूक्लियर का इम्पैक्ट। न्यूक्लियर होलोकास्ट क्या होता है, अब देखते हैं। The use of nuclear energy in war has had devastating effects on man on earth. जैसा कि मैंने बताया ना, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट मतलब कि इतना ज्यादा विनाशकारी है न्यूक्लियर बॉम्ब कि अगर जब जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जो बम गिराए गए थे, उससे क्या हुआ था, हिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला डिजास्टर थे। और
और ये कब गिराए थे? 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे। उससे क्या हुआ था, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि एक एटम गिरने से उसका जो है इम्पैक्ट जो है कई किलोमीटर, कई माइल्स तक उसका जो है प्रभाव पहुंचता है। The effect of the radiation from these nuclear bombs can still be seen today in the form of cancer and genetic mutations in the affected children and survivors of the incident। जो लोग सरवाइव कर गए थे उन इंसिडेंट से, जैसा कि मैंने बताया ना कि उनकी आने वाली जनरेशंस में भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ वो पैदा होते हैं। ठीक है, उनके बच्चों में जो है आज भी, उनके बच्चों में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये है कि न्यूक्लियर जो है एटम्स जो है इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम emerges आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। जितनी भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैं। मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ट्रांस बाउंड्री इन नेचर। और इनको जो है एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको बाउंड्रीज में नहीं रखा जा सकता। हम कहीं पर भी कोई भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो कोई नेशनल प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने देश में अगर सीएफसी यूज करेंगे, जितना ज्यादा हम यहाँ पर पोल्यूशन करेंगे, जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और वो सारा का सारा पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये ट्रांस बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं देखता है एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि फलाना देश जो है ये सारी चीजें यूज कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे देशों पे पर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। Major causative factors responsible for today's environmental problems are industrialization, urbanization, explosive population growth, intensification of agriculture, rising use of fossil fuel based energy and transportation, to name a few। तो आज के टाइम में जो एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली चीजें हैं वो क्या है? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ज्यादा से ज्यादा कृषि, फॉरेस्ट को काट करके कृषि के लिए जमीन जो तैयार की जाती है वो सब, राइजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ज्यादा जितना बहुत, अब क्या है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ उनका जो फॉसिल फ्यूल को यूज करने हैं, जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है तो फॉसिल फ्यूल का यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, जितने ज्यादा व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है? सब के सब एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द राइज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस इन द रेडिएशन बैलेंस, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्शन। और ह्यूमन एक्शन की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज हैपनिंग ड्यू टू सर्टेन रिसेंट ह्यूमन activities which have injected certain chemicals in the stratosphere which consume ozone and reduce its concentration। ओजोन का भी जो है ओजोन जो लेयर है उसका भी ह्रास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ना कि पहले गांव में बहुत कम लोगों के घर में फ्रिज हुआ करता था, पहले बहुत कम लोगों के घरों में एसी हुआ करता था। आज आप देखिए शहरों में तो हर घर में एसी है, हर घर में फ्रिज है, एक ही घर में कई कई एसी हैं। और गांव में जाकर के देखिए, आज गांव में भी जो है एसी लगने स्टार्ट हो गए हैं, गांव में भी लोग एसी लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हीट वेव बढ़ रही है। इस वजह से लोगों ने जो है लोग जो है लोगों का जो है जीवन स्तर बढ़ रहा है, सब लोग सारी अपनी सुविधाएं जुटा रहे हैं, तो कोई भी गर्मी में रहना पसंद ही नहीं करता है, सब लोगों को एसी की ठंडी हवा खानी है। और उसमें से फिर क्या है, सीएफसी गैस जो है निकलती है और उससे फिर क्या होता है, वो ओजोन लेयर को जो है डिप्लेट करती है। डिप्लेशन इज मेनली caused by the chlorofluorocarbons, halogens, methyl chloroform and carbon tetra chlorides। Climate change is today's context is mainly due to human activities. There are certain parameters that provide indication of warming of climate. Some of these indicators are increasing temperatures over land and ocean surfaces, melting glacier ice and sea ice, rising sea level and increasing humidity।
ये सारे के सारे इन सब चीजों से हमें दिखता है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि टेम्परेचर टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर गर्मी में आप देखिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, और जो ग्लेशियर्स में से आइस पिघल रही है, जो सी आइस पिघल रही है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है समुद्र में। वो सारा का सारा पानी जो है कहाँ बढ़ता जा रहा है, वो समुद्र में मिलता है। जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियां अपना पानी कहाँ, समुद्र में जाकर के मिलती है ना, तो उससे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और ह्यूमिडिटी, गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 2 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, और बाकी की जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ बाकी के जो पेपर्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन वाला पेपर है उसकी भी वीडियोस डली हुई है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।